नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र के बीच में मंगलवार को आपको पता होगा पीएन पाठक उनके घर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि कहने का मतलब यह है कि इंडी गठबंधन के कुछ विधायक और विधान परिषद के कुछ सदस्यों की मीटिंग हुई और नाम दिया गया इसको सहभोज। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और विधान परिषद के सदस्य थे तो उनके साथ सत्ता के विपक्ष के जो सदस्य थे या हम कहें कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी थे तो उनको इसमें क्यों बुलाया गया, निमंत्रण क्यों दिया गया। दूसरा, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था और वैसे अगर आप देखोगे तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, तो आरएसएस हमेशा कहता है कि उनका जातिगत आधारित संगठन नहीं है और लोकसभा चुनाव में जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी, अब ठीक एक उसी पैरेलल में हम कह सकते हैं कि एक स्थिति और तैयार की जा रही है और वो क्यों तैयार की जा रही है हम उस पर आए। उससे पहले हम बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने के बाद एक मंथन शुरू हुआ और उस मंथन के बाद कुछ चीजें निकल कर आई, जैसे जेपी नड्डा का एक स्टेटमेंट, इसके अलावा कुछ विधायकों की और कुछ सांसदों की जो उत्तर प्रदेश से नाता रखते थे उनका जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए था उस तरीके से वो सक्रिय नहीं हुए। और उसके बाद में आगरा की में मोहन भागवत जो सरसंघ संचालक है और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है और उसी रैली में, आगरा की रैली में मोहन भागवत एक स्टेटमेंट देता है और योगी आदित्यनाथ एक स्टेटमेंट देते हैं और वो है बटोगे तो कटोगे। मतलब किसी भी तरीके से हिंदुओं को बंटना नहीं है, जाति के आधार पर डिवाइड नहीं होना है। अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़े ही दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको पता होगा, जातिगत सम्मेलनों के ऊपर रोक लगा दी थी। तो अब हमें इसको समझना पड़ेगा, एक मानसून सत्र उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जिसमें क्षत्रिय समाज के लोगों ने यानी कि ठाकुर समुदाय के लोगों ने एक बड़ी बैठक की थी जिसका नाम था कुटुंब, और अब ब्राह्मण जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने एक मीटिंग की जिसको नाम दिया गया सहभोज। अब मंगलवार को हुआ क्या था, अगर उसको देखोगे तो पीएन पाठक के घर पे यह मीटिंग रखी गई थी जिसमें पीएन पाठक और प्रकाश द्विवेदी या फिर हम कहें कि रत्नाकर मिश्रा, ये लोग जो है वो इसके सूत्रधार माने जा रहे हैं। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी पीएम तक भी नहीं थी, इसकी जानकारी पीएम तक भी थी और पीएमओ से किसी विधायक को फोन भी गया था और उसके बाद वो वहां से चले भी गए थे और सुनने में आ रहा है कि वो सीमांचल के कोई विधायक थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर पीएमओ तक उसको खबर का पता है तो मामला जो है वो सीरियस नजर आता है। तो फिर अगर सवाल यह उठता है कि अगर ब्राह्मण यह कहते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है या राजपूत ये कहते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, तो हमने आजादी के बाद से एक चीज जो सुनी है और पढ़ी है कि सबसे ज्यादा भागीदारी ब्राह्मणों की और ठाकुरों की रही। पिछड़े वर्ग के लोगों को और दलितों को जो है वो उससे वंचित रखा गया। तो अगर दलित और वंचित लोग या वंचित समुदाय से जुड़े हुए लोग अगर ऐसा करते हैं तो समझ में आता है, ब्राह्मण और ठाकुर अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारा का सारा जो है वो राजनीति का खेल है। अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और एसआईआर की प्रक्रिया में लगभग 4 करोड़ फॉर्म जो है वो वापस नहीं आए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी और भारतीय जनता पार्टी ने अल्टीमेटम दिया था कि अब आपको जो है वो अपने जो भी बूथ है उनके ऊपर जुट जाना चाहिए, क्योंकि वो वोट आपका है। आपको ये नहीं सोचना कि वो किसी दूसरी पार्टी का वोट है। यह साफ तौर से दिखाता है कि जो विधायक और सांसद है
वो धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं। इससे हाईकमान उनसे नाराज चल रहा है। और हर 5 साल बाद आपको यह भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को अगर हम देखते हैं तो वो विधायकों और सांसदों पर पैनी नजर रखते हैं, और ऐसी स्थिति में कुछ विधायकों के और सांसदों के टिकट कटने की पूरी संभावनाएं होती है। तो शायद यह भी हो सकता है कि इन लोगों को यह लग रहा हो कि शायद उनका टिकट जो है वो आने वाले चुनाव में कट जाएगा, इसलिए एक तरीके से सरकार के खिलाफ गोलबंदी करना। और आरोप क्या लगाया जाता है? आरोप लगाया जाता है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो इसके ऊपर भी आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ को भी ठीक इसी तरीके का जो है वो मैसेज दिया गया, बता रहे हैं कि वो लोगों से अब जो है वो मिलना शुरू करें। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसी मीटिंग की, तो ऐसी मीटिंग के मायने क्या होते हैं? तो मायने क्या होते हैं, कोई भी राजनेता हो या फिर हम बात करें किसी भी पार्टी की राजनीतिक दल की, तो भारत में राजनीति और वो भी जातिगत आधारित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं जो है वो ये चीज होती है, क्योंकि टिकट भी जो दिया जाता है वो जाति देखकर दिया जाता है कि किस समुदाय, किस जाति विशेष के लोगों की संख्या ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में अब जो है वो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, और फिर उसके बाद में 2027 में विधानसभा का चुनाव। तो एक तरीके से असंतुष्ट लोगों की ऐसी मंडली, जिनको ये लग रहा है कि उनका टिकट कट जाएगा, वो एक तरीके से हम कहें कि अकेले रहने की बजाय जो है वो एक गोलबंदी शुरू की जाए और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। और सरकार पे दबाव क्यों बनाया जाए? सिर्फ और सिर्फ जो है वो टिकट बचाने के लिए। अब ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखोगे या कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही, अगर 1947 से हम देखते हैं तो पंडित शुरू हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ सालों से, जब से नरेंद्र मोदी के हाथों में कमान आई है या नरेंद्र मोदी के आसपास भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू हुई है, उसके बाद से आपने देखा रामनाथ कोविंद से लेकर इस वक्त जो है वो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा जो है वो अभी नितिन नवीन की हम बात कर सकते हैं, और ऐसे तमाम तरीके के लोग जो है वो दलित और पिछड़ा वर्ग की जो एंट्री हुई है, उससे इन लोगों को यह लगता है कि अब इनका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बैलेंस बनाने का पूरा प्रयास किया और इन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की, फिर चाहे वो महिला से हो, दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम समस्या को देखते हैं, क्योंकि यहां पर यह समस्या छोटी भी नहीं है, क्योंकि जब इस तरीके की गोलबंदी की जाती है, चाहे वो क्षत्रिय समुदाय के लोग हो या फिर ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मणों को यह लगता है कि अब उनकी जो है वो उपेक्षा की जा रही है। और उपेक्षा किस तरीके से की जा रही है आपको पता ही है, लगातार जो है वो मनुस्मृति को लेकर और ब्राह्मणवाद को लेकर इस देश में नए नए जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो इनका हिसाब से जो है वो मानना यह है कि वो उनकी अपेक्षा की जा रही है, उनको अपमानित किया जाता है, लेकिन सच्चाई जो है वो इससे बिल्कुल अलग है, परे है, क्योंकि इनकी भागीदारी उतनी है और हमेशा जब आजादी से हम देखें पिछले 100 सालों से तो वो रही है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि समस्याएं जो है वो कहां से शुरू हो रही है। तो पहला है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ का प्रभाव, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के प्रभाव में ये सारे के सारे जो विधायक है, जो क्योंकि एक तरीके से उत्तर प्रदेश में गुटबाजी से हम इनकार नहीं कर सकते, इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य का एक चैप्टर चला ही चला था, और अब ऐसी सूरत में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त लोकसभा का जो चुनाव था उसमें भी इस तरीके की बातें जो है वो बहुत सारी निकलकर बाहर आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी और एक एसआईआर, जिसकी हम कहें कि एसआईआर के बाद में इस तरीके का घटनाक्रम होना, और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अपने विधायकों और सांसदों को अल्टीमेटम देना और उसके बाद में इस तरीके की गोलबंदी करना। तो जो क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने, विधायकों ने किया, तो ब्राह्मणों को लगा कि उनको भी जो है वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित, या मैं तो कहूंगा कि सीधे तौर पर गोलबंदी करना शुरू कर दिया कि किसी भी तरीके से पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक जिसको हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा इसको बदल दिया, लेकिन भारतीय राजनीति में कोई भी पार्टी अगर सत्ता में रहती है तो उसके बाद 5 साल बाद उसकी एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। तो यहां पर विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रो इनकम्बेंसी में चेंज किया। तो प्रो इनकम्बेंसी में चेंज कैसे किया? आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा जो है वो एक चर्चा की जाती है कि वो हर विधायक और सांसद की एक मॉनिटरिंग करती है,
और मॉनिटरिंग करते हैं तो वो फीडबैक लेते हैं। और अगर वहां पर कामकाज ठीक नहीं चल रहा, वो काम सही से नहीं कर रहे, जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे या उनका समाधान नहीं कर रहे, तो उनका टिकट जो है वो अगले चुनाव में काट दिया जाता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल पाई। तो ये वो विधायक है जो या तो अपनी जनता के लिए काम नहीं कर रहे, या फिर सही तरीके से काम नहीं कर रहे, या धरातल पर जो है वो जाकर देख नहीं रहे, जो कि एसआईआर से आप उसको जोड़कर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो और वो ये कहता हो कि बटोगे तो कटोगे, हमें जातिगत आधार पर जो है वो बंटवारा नहीं करना है, ऐसे प्रदेश में 4 करोड़ फॉर्म जो है वो वापस नहीं आते, तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा इससे भी समझ सकते हैं कि जिस मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, उस मीटिंग में समाजवादी पार्टी या इंडी अलायंस के कुछ विधायक जो है वो भी शामिल हुए थे। और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी अगर ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके राजनीतिक मायने आने वाले समय में क्या होने वाले हैं। तो दिल्ली तक अगर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली तक, और उत्तर प्रदेश में आपने देखा इस वक्त जो अध्यक्ष बनाया गया, चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो भी योगी आदित्यनाथ के, या हम कहें कि एंटी योगी आदित्यनाथ टीम के सदस्य बताए जाते हैं। तो उनको जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। अब वो क्यों बनाया गया है, उसके दोनों तर्क हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो खबर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 2027 से पहले जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले अलार्मिंग था, ये ठीक उसी तरीके से एक अलार्म है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।